कहानी की शुरुआत आज से होती है, एक ऐसे मुकाम पर जहां बिहार का एक आदमी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा है। ये वो शख्स है जो आने वाले समय में शायद बिहार का सीएम भी बन सकता है, मगर उसके साये में आज भी एक पुराना भयानक सच सांस ले रहा है। ये सच है लोना परसा नरसंहार का, जहां एक नरसंहार की सजा से बचने के लिए मुजरिमों पर 11 गवाहों को जान से मार देने का आरोप है। सीएम, पीएम और यहां तक कि राज्यपाल से भी गुहार लगाया जा रहा है कि मुजरिम जो सत्ता के गोद में खेल रहा है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जी हां, आरोप है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी गंभीर सवाल उठाए और उस नरसंहार के वक्त एक और नाम से जाने जाते थे और वो नाम था राकेश कुमार। इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। आरोप यह भी है कि उसने हत्या की सजा से बचने के लिए कानून की नजरों में खुद को नाबालिग साबित करने के लिए अपनी असली उम्र भी छिपाई। अब देखिए, आज ये बात लगभग सबको मालूम है कि चुनावी हलफनामों में सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर कैसे विरोधाभास सामने आया है। कहीं वो 25 साल के हैं तो कहीं 15 साल के। पर सवाल ये नहीं है कि उन्होंने अपनी उम्र छुपाई या नहीं, सवाल ये है कि वो हत्याएं आखिर किसकी हुई थी और क्या सच में उस खूनी खेल में आज का ये उप मुख्यमंत्री राकेश बनकर शामिल था। आखिर कहां है बिहार में ये लोना परसा और ये नरसंहार वहां हुआ कैसे। आइए करीब 3 दशक पीछे चलते हैं, 1995 के उस खूनी साल में, जब बिहार की धरती पर सियासत का मतलब था बंदूक और बदला। और वहीं से जन्म लेती है एक नरसंहार की कहानी, जिसको लेकर तारापुर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें गोली मारकर 7 लोगों के मारे जाने का आरोप लगा। और नामजद लोगों में से एक नाम था राकेश कुमार, यानी आज के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी गंभीर सवाल उठाए और उसके भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। साल था 1995। बिहार का विधानसभा चुनाव अपनी दहकती गर्मी में था। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला सिर्फ वोट का नहीं था, ये वर्चस्व और दबंगई की आर पार की लड़ाई थी। एक तरफ थे शकुनी चौधरी, जिसका नाम बिहार की सियासत में ताकतवर बाहुबली नेता के तौर पर मशहूर था। शकुनी चौधरी के लिए चुनाव जीतना उनके लिए अपने इलाके में अपनी सत्ता की आखिरी मुहर लगाने जैसा था। वो किसी भी कीमत पर इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। सामने कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार थे सचिदानंद सिंह भी जमीन से जुड़े नेता थे और उन्होंने शकुनी चौधरी के दबदबे को खुली चुनौती दे रखी थी। जब 2 ताकतवर लोग एक ही सिंहासन के लिए टकराते हैं तो मैदान जंग बन जाता है। इस चुनाव में तारापुर का माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि हर गली चौराहे पर सिर्फ गोलियों की भाषा बोली जा रही थी। फिर वो दिन भी आया जिसने बिहार के सुनहरे पन्नों पर जुर्म का काला अध्याय लिख दिया। वो मनहूस तारीख थी 14 मार्च 1995 की। चुनाव खत्म होने में महज कुछ ही दिन बाकी थे। कांग्रेस उम्मीदवार सचिदानंद सिंह अपने कुछ वफादार सहयोगियों के साथ चुनाव प्रचार के बाद देर रात मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के लोना परसा गांव के पास से लौट रहे थे। गांव के रास्ते सुनसान थे, आसमान में चांद की रोशनी भी अंधेरे को पूरी तरह से चीर नहीं पा रही थी। सिंह और उनके समर्थक शायद जीत के दांवपेच पर बात कर रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक सन्नाटा टूटा और चारों तरफ से गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यह सिर्फ डराने धमकाने का काम नहीं था, यह एक सोची समझी नृशंस घात थी। दर्जनों हथियारबंद लोगों के एक जत्थे ने कांग्रेस उम्मीदवार के काफिले को घेर लिया था। हमला इतना अचानक और भीषण हुआ था कि किसी को बंदूक उठाने या अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। एक के बाद एक लाशें धूल मिट्टी में गिरती चली गई। जब इलाके के लोग हिम्मत करके घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस उम्मीदवार सचिदानंद सिंह समेत कुल 7 लोगों को मौके पर ही मार दिया जा चुका है। ये हत्याएं राजनीतिक बदले और सत्ता की भूख का सबसे क्रूर उदाहरण थी उस समय बिहार में।
इस नरसंहार के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक बवाल मच गया। लाशों की गिनती के साथ ही कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हुई। तारापुर थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में सीधा सीधा इल्जाम शकुनी चौधरी पर लगा। वो मुख्य अभियुक्त थे और उसी के साथ नामजद अभियुक्तों की लिस्ट में एक नाम था जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए उलझा दिया, और वो नाम था राकेश कुमार। जी हां, शकुनी चौधरी के बेटे राकेश कुमार का नाम, जो आज सम्राट चौधरी हैं, और वो तब इस खूनी कांड में नामजद थे। पुलिस और जांच एजेंसियों को पता था कि यह मामला कितना हाई प्रोफाइल है, लेकिन राजनेताओं के दबदबे के आगे सच की आवाज अक्सर दब जाती है। राकेश कुमार पर नरसंहार जैसे जघन्य अपराध का इल्जाम था। अगर वो बालिग साबित होते तो सजा बड़ी हो सकती थी, लेकिन यहां वो चाल चली जाती है जिसने इंसाफ के पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो बचाव पक्ष ने एक दलील पेश की। उन्होंने कहा कि 14 मार्च 1995 को जब ये नरसंहार हुआ तब राकेश कुमार हत्या करने वाला कोई बालिग आदमी नहीं, बल्कि सिर्फ एक 15 साल का बालक था। इसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट भी दाखिल किए थे, शायद स्कूल के। तो होता क्या है, कानून की नज़र में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना जाता है, और उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम काम करता है, जहां सजा नहीं बल्कि सुधार पर जोर दिया जाता है ताकि वो बच्चा आगे चलकर एक अच्छा इंसान बने। राकेश कुमार को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में नाबालिग साबित करने के लिए दस्तावेज पेश किए गए। ये बताया गया कि उनके जन्म की तारीख ऐसी है कि 1995 में उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, उससे भी कम थी। कोर्ट ने इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर राकेश कुमार को हत्या के मामले में, माफ कीजिएगा, नरसंहार के मामले में राहत दे दी। वो बालिग कैदी बनने से बच गए और उन्हें सिर्फ नाबालिग होने के नाम पर बड़ी सजा से आजादी मिल गई। अब कानून की आंखों में तो ये बालक वाली कहानी चल गई, लेकिन असली खेल इसके कुछ साल बाद सामने आया, और ये तब हुआ जब वही राकेश कुमार राजनीति के मैदान में उतरे और उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। अब देखिए, मंत्री बनने के लिए उस वक्त कम से कम 25 साल की उम्र होना अनिवार्य था। राकेश कुमार ने मंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन सिर्फ 4 साल पहले यानी 1995 में वो सिर्फ 15 साल के थे। उनसे भी कम बताया था उन्होंने। गणित के हिसाब से देखें तो 1999 में उनकी उम्र होनी चाहिए थी 19 साल, जो कि मंत्री बनने की मिनिमम उम्र से बहुत कम है, करीब 6 साल कम। और सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ा झोल उनके चुनावी हलफनामों में मिला आगे चलकर, जहां उन्होंने खुद की उम्र का जिक्र किया था। 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपना नाम सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार बताया और अपनी उम्र 28 वर्ष दर्ज की। वहीं 2020 के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र सीधे 51 वर्ष दर्ज की। सोचिए, 10 साल के अंतराल में उनकी उम्र सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि 23 साल बढ़ गई। अगर 2020 में उनकी उम्र 51 साल थी, अगर उस हलफनामे में सब सच था, तो इसका मतलब है कि उनका जन्म करीब 1969 या 70 में हुआ होगा। इस गणित के हिसाब से 1995 के नरसंहार के वक्त राकेश कुमार की उम्र लगभग 25 या 26 साल रही होगी। यानी जिस आदमी ने 1995 में अपने को 15 साल बताया, वो अब अपने ही शपथ पत्र की वजह से 26 साल का साबित हो रहा था। यानी कि 1995 में वो 26 साल का रहा होगा। कोर्ट में नाबालिग होने का दस्तावेज जब आया तो सबकी आंखों में ये बात खटकी। तब ये उम्र विवाद इतना बढ़ा कि बिहार के राज्यपाल ने राकेश कुमार को मंत्री पद से ही बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। यानी पहली बार जब वो मंत्री बने ना, उसके बाद ही उन्हें पद से हटना पड़ा अपनी उम्र विवाद के कारण। लेकिन सवाल ये बना रहा कि क्या लौना परसा नरसंहार के हत्या के आरोप से बरी होने के लिए उनकी उम्र गलत बताई गई? क्या सजा से बचने के लिए उन्होंने उम्र छुपाई और सत्ता पाई? उधर नरसंहार वाले मामले में अदालत के बाहर कानूनी दांवपेच से भी ज्यादा खतरनाक खेल चल रहा था। लौना परसा नरसंहार के मुख्य अभियुक्त शकुनी चौधरी को मालूम था कि सिर्फ उम्र का खेल जीतना काफी नहीं है। जब तक गवाह जिंदा है जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा था, तब तक सजा का खतरा बना रहेगा।
नरसंहार के कुछ ही समय बाद मुंगेर के तारापुर इलाके में एक अजीब दहशत फैल गई। नरसंहार के वक्त मौजूद और कानूनी रूप से नामजद किए गए कुल 9 चश्मदीद गवाह थे। ये 9 लोग उस रात का सच जानते थे और इनकी गवाही शकुनी चौधरी और उनके बेटे राकेश कुमार को फांसी तक भी पहुंचा सकती थी। इन 9 गवाहों को एक एक कर व्यवस्थित तरीके से चुप कराया जाने लगा। गांव में अफवाहें उड़ी, धमकाया गया और फिर एक एक करके उनकी लाशें मिलने लगी। गवाहों को उनके घर से, खेत से या रास्ते से उठाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये सबूतों के नरसंहार की साजिश थी। ये इस बात का भी साफ संदेश था कि बिहार में इंसाफ से ज्यादा ताकत बाहुबलियों की बंदूक में थी। और ये सब कुछ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप स्क्रीन पर इससे जुड़े आर्टिकल्स देख सकते हैं जो तब छपा था, बाकायदा इसमें नाम भी है लोगों के। तो गवाहों की रहस्यमय मौत के बाद पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की और हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस दूसरे मामले में भी मुख्य अभियुक्त का नाम था शकुनी चौधरी। इस बार उन पर आरोप था कि उन्होंने केस को कमजोर करने के लिए और खुद को सजा से बचाने के लिए 9 बेकसूर लोगों की हत्या करवाई, जिन्होंने अपनी आंखों से लौना परसा में खून का खेल देखा था। लेकिन जब गवाहों का कत्ल कर दिया गया तो दूसरे मामले की जांच भी कमजोर पड़ गई। पहली हत्या के मामले को खत्म करने के लिए 9 लोगों को मार दिया गया और उन 9 लोगों की हत्या के मामले में कोई गवाह नहीं बचा। इस तरह शकुनी चौधरी ने कानून के दोनों दरवाजों पर ताला लगा दिया। लौना परसा नरसंहार एक ऐसा मामला बन गया जहां 7 लोग मारे गए, 9 गवाह मारे गए और इसके बावजूद कोई भी बड़ा राजनीतिक अपराधी सजा के चौखट तक नहीं पहुंचा। मुख्य अभियुक्त शकुनी चौधरी ने कानून से लंबी लड़ाई लड़ी और उनके बेटे राकेश कुमार को नाबालिग होने की वजह से राहत मिल गई, क्योंकि गवाहों के मारे जाने के बाद इस केस में दम ही नहीं रहा। धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बिहार की सियासत ने भी इस खूनी पन्ने को पलटकर आगे बढ़ना सीख लिया, क्योंकि ये कुछ नया नहीं था। बिहार में उस वक्त ऐसे कई मामले थे जिसे भूल कर लोग आगे बढ़ जाते थे। वो मामला चाहे रणवीर सेना से जुड़ा हो या माओइस्ट से जुड़ा हो या और भी कई बाहुबलियों से जुड़ा मामला हो, वैसे ही ठंडे बस्ते में जाता था, लोग आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज हम फिर उसी मुकाम पर खड़े हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। शकुनी चौधरी की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ाया है। वो कई बार विधायक रहे, मंत्री बने और आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माथे पर सोने का मुकुट और चेहरे पर बड़ी मुस्कान, ये बताती है कि बिहार की राजनीति में अतीत के काले धब्बे आज भी सत्ता की सीढ़ी बन सकते हैं। लौना परसा नरसंहार आज भी बिहार के लोगों के जहन में एक टिस बनकर जिंदा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस दौरान के जंगल राज का प्रतीक थी, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अंत गोली से होती थी। ये कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है कि जो आदमी हत्या जैसे संगीन आरोप से सिर्फ इसलिए आज़ाद हो गया क्योंकि उसने अपनी उम्र छुपाई और इंसाफ के सारे रास्ते बंद कर दिए, क्या वह सच में बिहार के भविष्य का सम्राट बनने के लायक है? ये सवाल हमेशा उस कुर्सी के घेरे में रहेगा जिस पर वो बैठे हैं। ये थी उस नरसंहार की पूरी कहानी, जहां हत्यारों की आज़ादी और पीड़ितों के इंसाफ की चीख दोनों ही आज के बिहार की सियासत की खामोश हकीकत बन चुकी है। लेकिन आज आप सोचेंगे कि जो मुद्दा सालों पहले दब चुका था, आखिर आज उस पर फिर से बात क्यों हो रही? तो इस पूरे मुद्दे को अभी हाल में ही जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने उठाया है। अब इसके पीछे उनकी अपनी मंशा क्या है, अपराधियों को पकड़वाना या फिर इससे राजनीतिक फायदा लेना, ये तो पता नहीं। लेकिन अगर सम्राट चौधरी पर लगे इल्जाम सही हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार और कानून को उनके साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो ये बस नरसंहार का मामला है, बाकी पीके का दावा है कि जल्द ही वो मौजूदा डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी का लिंक शिल्पी गौतम रेप हत्याकांड से जोड़ेंगे। ऐसे में क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर इस तरह के संगीन आरोप हैं, तो क्या आप उसे राजनीति में उस मुकाम पर देखना चाहते हैं जहां वो आपके भाग्य विधाता होंगे? आप जो भी सोचते हैं इस पूरे मामले पर, आपको क्या लगता है, क्या पीके की उठाई गई ये सारी बातें सच है या इसमें सिर्फ राजनीतिक झोल है?
आप जो भी सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। यहाँ कमेंट में आपकी राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी, खास करके बिहार के वो लोग। मैं भी बिहार से हूँ, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है और इस वक्त आपके लिए सही फैसला लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको जो भी लगता है उन सभी बातों को सामने रखिए, हम इस पर बातचीत करेंगे और होगा तो अगली किसी वीडियो में भी, अगली किसी कहानी में भी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा ज़रूर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बिहार में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। आज मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भले ही ना कीजिए, लेकिन आज इस वीडियो को शेयर आप जरूर कीजिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय बिहार। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।